हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए छठा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इस छठे प्रैक्टिस सेट के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस छठे प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस छठे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और मेरे भाई आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर देखिए सबसे पहले सीरीज में हमें दिया गया है 5 से कितना बन रहा है 8 है, तो 5 से 8 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 5 और 3 मिलकर बन जाएगा 8। फिर देखिए 8 से कितना बन रहा है 12, तो 8 से 12 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 8 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 8 और 4 मिलकर बन जाएगा 12। फिर देखिए 12 से कितना बन रहा है 17, 12 से 17 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 12 और 5 मिलकर बन जाएगा 17। फिर देखिए 17 से कितना बन रहा है 23, तो 17 से 23 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 17 के अंदर क्या कर दें +6 कर दें तो 17 और 6 मिलकर बन जाएगा 23। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 23 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखना है और यहां पर पता लगाना है कि यहां पर इस सीरीज में कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए नीचे हमारे पास संख्या ये क्या, सबसे पहले संख्या क्या है +3, उसके बाद में यह संख्या +4, उसके बाद में यह संख्या +5, उसके बाद में क्या है संख्या है +6, यानी कि कंटिन्यू चल रही है +3 +4 +5 +6। अब +6 के बाद में क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई यहां पर हो जाएगा +7, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 23 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए 23 के अंदर +7 कर देंगे तो 23 और 7 मिलकर बन जाएगा 30, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 30। अब हमें देखना है कि संख्या 30 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 30 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है, तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और मेरे भाई आपसे यहां पर पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके सामने जो आकृति दी गई है उस आकृति के अंदर आपको देखना है कि सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 1 नंबर त्रिभुज हो जाएगा सिंगल फलक का ये, उसी प्रकार से देखिए दूसरा त्रिभुज हो जाएगा ये, फिर देखिए यहां पर ये हो जाएगा तीसरा त्रिभुज और मेरे भाई 3 के बाद में हो जाएगा ये चौथा त्रिभुज। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, यहां पर जितनी भी संख्या
क्या है, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेना है। जैसे मेरे भाई यहाँ पर संख्या है 1, उसके बाद में है 2, उसके बाद में है 3 और उसके बाद में है 4। अब हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेना है। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 और 3 हो जाएगा 6, 6 और 4 हो जाएगा 10। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 10। अब हमें देखना है कि 10 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 10 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, तो ट्रेन द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करें। मेरे भाई ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दिया गया है। और इस टाइप के प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्जाम के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और यह पता लगाना है कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, तो ट्रेन द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करें। यानी कि हमसे पूछ रहा है कि ट्रेन द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो इस टाइप के प्रश्न को आप फटाफट से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, यदि आपको दूरी का सूत्र ज्ञात हो तो। मेरे भाई यहां पर देखिए दूरी का सूत्र होता है क्या, दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणा में समय। यह होता है दूरी का सूत्र। अब इस सूत्र का आप इस्तेमाल करके इस प्रश्न को फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है, दूरी। तो मेरे भाई यहां पर हम लिख देंगे क्या, दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखिए यहां पर क्या है, चाल। तो मेरे भाई ट्रेन की चाल क्या है, तो ट्रेन की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर देखिए चाल हो जाएगा कितना, 90। उसके बाद में क्या है, समय कितना है, तो मेरे भाई यहां पर देखिए समय हमें दिया गया है 3 घंटे। तो यहां पर हम समय के स्थान पर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। अब इसको यहां पर सोल्व करेंगे तो देखिए 90 गुणा 3 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा कितना, 270 है। अब दूरी हमें किलोमीटर में दी गई है तो यहां पर हम क्या कर देंगे, किलोमीटर कर देंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है तो ट्रेन द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी होगी 270 किलोमीटर है। अब हमें देखना है कि 270 किलोमीटर हमें किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 270 किलोमीटर हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और यहां पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट यानी कि जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के ऊपर लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ गुणा है और डी का अर्थ घटाना है तो नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यदि हम इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए, सबसे पहले तो प्रश्न के अंदर देखिए कि यहाँ पर क्या बोला गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए प्रश्न में बोला गया है कि ए का अर्थ है जोड़, तो ए के स्थान पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि बी का अर्थ है भाग, तो बी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि सी का अर्थ है गुणा, तो सी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि डी का अर्थ है घटाना, यानी कि डी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, नया समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में है 87, उसके बाद में क्या है बी का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग। फिर क्या है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। उसके बाद में क्या है सी का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर कर देंगे गुणा। फिर क्या है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। उसके बाद में क्या है ए का अर्थ है प्लस, तो कर देंगे प्लस। उसके बाद में क्या है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। उसके बाद में क्या है डी का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस। उसके बाद में क्या है 50, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 50। ये बन गया नया समीकरण। अब हम क्या करेंगे, इस नए समीकरण को सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 का भाग देंगे हम किसके अंदर, 87 के अंदर है। तो ये चला जाएगा कितने बार, तो मेरे भाई यहाँ पर ये चला जाएगा 29 बार। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है गुणा, तो यहाँ पर कर देंगे गुणा। उसके बाद में क्या है 4, फिर क्या है यहाँ पर है प्लस, उसके बाद में फिर से 4, फिर क्या है माइनस का 50। ठीक है, अब मेरे भाई भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर गुणा है क्या, यानी कि 29 गुणा में 4 है, तो यहाँ पर 29 चौका हो जाएगा कितना, 116। ठीक है, फिर क्या बच गया मेरे भाई, आगे बच गया यहाँ पर क्या प्लस का 4 और उसके बाद में बच गया माइनस का 50। अब जो प्लस का है उसको जोड़ देंगे और जो माइनस का है उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए प्लस का है 116 और प्लस का है 4, तो 116 और 4 मिलकर बन जाएगा 120। उसके बाद में क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है माइनस का 50, तो 120 में से हम क्या कर देंगे, माइनस 50 कर देंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 120 में से 50 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 70। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 70। अब हमें देखना है कि 70 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 70 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 60 से यहाँ पर कितना बन रहा है,
69 है, तो 60 से 69 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 60 के अंदर क्या कर दें, +9 कर दें, तो 60 और 9 मिलकर बन जाएगा 69 है। फिर देखिए 69 से कितना बन रहा है, 85, तो 69 से 85 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 69 के अंदर क्या कर दें, +16 कर दें, तो 69 और 16 मिलकर बन जाएगा 85। फिर देखिए 85 से कितना बन रहा है, 110 है, तो 85 से 110 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 85 के अंदर क्या कर दें, +25 कर दें, तो 85 और 25 मिलकर बन जाएगा 110 है। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 110 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या है, इस संख्या को ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए नीचे हमारे पास संख्या ये क्या, +9, उसके बाद में संख्या ये +16, उसके बाद में संख्या ये +25 है, यानी कि सभी में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो इतना हमें भी पता चल रहा है कि आगे भी क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ये 9 क्या है, तो मेरे भाई 9 है क्या, 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में देखिए 9 के बाद में क्या है, 16, 16 क्या है, तो मेरे भाई 16 है 4 का स्क्वायर है। उसके बाद में देखिए 16 के बाद में क्या है, 25 है, 25 क्या है, तो मेरे भाई 25 है 5 का स्क्वायर है, ठीक है। अब 25 से अगली संख्या में ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह संख्या कंटिन्यू चल रही है, यानी कि 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 6 का स्क्वायर होता है 36 है, यानी कि 25 के बाद में प्लस होगा 36 है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 110 के अंदर क्या कर दें, +36 कर दें। तो अब मेरे भाई यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, 110 के अंदर +36 कर देंगे, तो 110 और 36 मिलकर बन जाएगा कितना, तो 110 और 36 मिलकर बन जाएगा 146 है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 146 है। अब हमें देखना है कि संख्या 146 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 146 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है, तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है बिहार राज्य में, और ऑप्शन डी है ओडिशा राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मनुष्य में गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? ऑप्शन ए अकबर के द्वारा, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी के द्वारा, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और ऑप्शन डी है
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कुतुब मीनार बनवाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कहलाती है नेफ्रॉन। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। तो मेरे भाई याद रखना, रक्त का शुद्धिकरण होता है गुर्दे या फिर हम बोल सकते हैं किडनी में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बुलंद दरवाजा किस स्मारक का हिस्सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का हिस्सा है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गैसोलीन का मुख्य घटक कौन सा होता है। ऑप्शन ए है एथेनॉल, ऑप्शन बी है बेंजीन, ऑप्शन सी है हाइड्रोकार्बन और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि गैसोलीन का मुख्य घटक होता है हाइड्रोकार्बन। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गोल गुंबद किस वास्तु शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो गोल गुंबद है ये इंडो इस्लामिक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए है केरल राज्य से, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश राज्य से, ऑप्शन सी है कर्नाटक राज्य से और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल राज्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अजंता और एलोरा की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए है हिंदू और बौद्ध चित्रकला के लिए, ऑप्शन बी है इस्लामी वास्तुकला के लिए, ऑप्शन सी है राजपूत चित्रकला के लिए और ऑप्शन डी है
जैन और सिख धर्म के लिए। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि अजंता और एलोरा की गुफाएं हिंदू और बौद्ध चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसी के साथ में देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो मेरे भाई याद रखना अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए है राजस्थान राज्य का, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य का, ऑप्शन सी है तमिलनाडु राज्य का और ऑप्शन डी है कर्नाटक राज्य का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कथक उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बक्सर का युद्ध 1764 में किनके बीच लड़ा गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच में। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से मधुशाला के लेखक कौन है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी है प्रेमचंद और ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने लिखा था। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने,
ऑप्शन सी है महात्मा गांधी ने और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1919 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1925 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1931 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1942 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि काकोरी कांड हुआ था वर्ष 1925 में। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।